नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ में आपके अपने कार्यक्रम द रिटर शो के साथ। इस शो में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो खास खबरें जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। शो में आज आपको लाल आतंक यानी कि नक्सलवाद पर सरकार के सबसे बड़े वार के बारे में विस्तार से बताएंगे। इससे पहले भी नक्सलियों का फन कुचलने के लिए सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है, लेकिन ये पहली बार है जब बिना किसी नुकसान के हमारी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन चलाया और 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। तो शो में सबसे पहले आज इसी की बात करेंगे। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि अमूमन पहले ज्यादातर नक्सली पुरुष ही होते थे, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कांकेर में मारे गए 29 में से 15 नक्सली महिलाएं हैं, जिसमें से एक पर 25 लाख रुपए का बड़ा इनाम था। आखिर क्यों नक्सली अपने खूनी मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए इन महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम आपको इस शो में बताएंगे। और हर बार की तरह इस मुठभेड़ पर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में क्या जुबानी जंग चल रही है और क्यों ये बार बार होता है, वो भी आपको इस शो में समझाने की कोशिश करेंगे। शो के आखिर में आपको रामलला के सूर्य तिलक के बारे में भी बताएंगे। साथ ही राम नाम पर 2024 के चुनाव में हो रही सियासत भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ की कांकेर में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। इनमें 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली शंकर राव भी मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल पिछले 15 सालों से शंकर राव का तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर और उत्तर बस्तर में भारी आतंक था। शंकर कई बड़ी नक्सली वारदातों को लीड कर चुका है। शंकर राव SLR हथियार लेकर चलता था, मगर स्पेशल चैनल कमेटी का सदस्य बनने के बाद शंकर राव अपने पास AK-47 और लाइट मशीन गन LMG रखता था। लेकिन मंगलवार को 29 नक्सलियों का खात्मा हो गया। इतनी बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को कैसे मिली है, जानते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से बदलापुर, गोलियों की आवाज के साथ लाल आतंक का खात्मा। जवानों ने एक दिन में कैसे बदली कांकेर की तस्वीर। अन्य बड़े नेता जो है यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और बड़ी हमला करने की फिराक में है। छत्तीसगढ़ में बदलते युग की पल पल की कहानी विस्तार न्यूज पर। जिस छत्तीसगढ़ का नाम सबसे ज्यादा नक्सली अटैक के लिए लिया जाता था, वहां सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा बदला ले लिया। कांकेर में 4 घंटे में 29 नक्सलियों को मार गिराया। ये परसों अपने को पुलिस को सूचना मिली है कि लोकसभा चुनाव से पहले ललिता, शंकर राव, माधवी और कई अन्य बड़े नेता जो है यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और बड़ी हमला करने की फिराक में है। इसी संबंध में परसों रात को ऑपरेशन निकली है और कल दोपहर में फायरिंग हुई है, जो लगातार 4 घंटे तक चली। नक्सलियों को उनके अंजाम तक छोटे बेटिया नाम के इस गांव में पहुंचाया गया, जहां नक्सलियों के इस तरह से बैनर लगे हुए थे। इलाका नक्सलियों का इतना मजबूत गढ़ था कि नक्सलियों को यह एहसास ही नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पहुँच सकती है और उन्हें घेर कर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। दूर दूर तक जंगलों से घिरे इस इलाके तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो इस गूगल मैप के जरिए जानिए। तो ये नक्सल के लिए काफी सरप्राइजिंग थी और हमारा एम यही सरप्राइज अचीव करना था। और जो आप देख सकते हैं कि ये इलाका बहुत ही चैलेंजिंग है, यहाँ हाइट्स काफी स्टीप हैं और उनपे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए नक्सल कभी सोच नहीं सकते थे कि वे आर एड्रेसिंग और उनको टारगेट कर रहे हैं हम ईस्टर्न साइड से, और यही सरप्राइज उनके लिए घातक हुआ। और हम इस इलाके में ऑपरेट करते हुए और नक्सल को भारी तादाद में कैजुअल्टी की। जब आप नक्सलियों के इन इलाकों में पहुंचते हैं तो आपको ये गेट दिखाई देता है, मानो इसके जरिए वो अपने आतंक के किले को दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस किले को ढहाने की कहानी सोमवार रात को ही शुरू हो गई थी। चैलेंजेस बहुत सारे थे, जैसे कि हम लोगों ने जैसे ही गश्त एरिया में गए
तो वहाँ हमारा लोकेशन आउट हो गया। पटाखा वटाखा फूटने लगा। पटाखा फूटने का मतलब बम पटाखा, जैसे पुलिस पार्टी कभी ऐसे क्षेत्र में गई, ऐसे गांव जो उनका हार्डकोर एरिया होता है, तो वहाँ उनके मिलिशिया संगम सदस्य और जो उनके सहयोगी लोग होते हैं पटाखा फोड़ के सबको सूचना दे देते हैं कि पुलिस पार्टी अंदर गई हुई है। लेकिन सूचना हमारे पास ऐसा था, लोकल सूचना था, और एसपी सर से बात किए तो एसपी सर का भी वही सूचना था। दोनों सूचना मैच किया तो फिर हम लोग वहाँ गए। जैसा आपने सुना कि नक्सली आगे बढ़ चुके थे और अगले दिन का इंतजार हो रहा था, लेकिन मंगलवार की दोपहर काल नक्सलियों के सामने खड़ा हुआ था। 12:15 पर पहली गोली चली। इसके बाद लगातार 4 घंटे तक गोलियां चलती रही और एक के बाद एक नक्सली मारे जाते रहे। कल 12 साढ़े 12 बजे रात को 500-600 मीटर की पहाड़ी चढ़ना, मतलब ये जवान थे जो मोटिवेटेड थे और हम लोगों ने अच्छे से कॉर्डन किया और एक अपना कार्रवाई की। लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन में जवानों में जोश कैसे, वो भी आप डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बातचीत में सुन सकते हैं। आपको भी बधाई सर, आपको भी बहुत बधाई सर। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। आपके और आपके जवानों के भुजाओं की ताकत से सब संभव हो सका है। इस ऑपरेशन के पहले भी कई बार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो चुकी है। पिछले 14 सालों से नक्सलियों के साथ 1582 मुठभेड़ हुई। 1452 नक्सलियों को मार गिराया गया। 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद कैंप लगाए गए। 2019 के बाद से 250 कैंप लगाए गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनने के साथ ही पिछले 3 महीनों में जमकर नक्सलियों पर नकेल कसी गई है। साय सरकार के आते ही 80 नक्सली ढेर कर दिए गए। 125 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 150 नक्सली सरेंडर हुए। खुद अमित शाह ने 14 अप्रैल को इस बात का ऐलान कर दिया था कि 3 साल के अंदर वो छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया कर देंगे। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए। 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त। शाह ने जो बोला वो उनके सुरक्षा बलों ने करके भी दिखाया। उन्होंने नक्सलियों का दी एंड करने की बात फिर से दोहराई। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। हम इस नक्सली ऑपरेशन को बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्यों बोल रहे हैं? इसका कारण पिछले कई सालों से होते हमारे जवानों की शहादत है, जो अपने परिवार को छोड़कर इन इलाकों में आदिवासी ग्रामीणों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। चाहते हैं कि इन इलाकों में सड़कें बने, गांव के बच्चे स्कूल जाएं, मगर ये नक्सली एक के बाद एक हमारे जवानों को टारगेट बना रहे थे। नक्सलियों ने 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर में हमला किया। 21 जवान शहीद हुए। 21 मार्च 2020 को सुकमा में हमला हुआ। 17 जवान शहीद हुए। 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा में हमला हुआ। 4 जवान शहीद होते हैं। 13 मार्च 2018 को सुकमा में ही हमला होता है। 9 जवान शहीद होते हैं यहाँ। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में हमला होता है। 25 जवान शहीद हो गए। 25 मई 2013 को बस्तर झीरम घाटी कांग्रेस नेता समेत 32 लोगों की मौत हो जाती है। 17 मई 2010 दंतेवाड़ा में हमला हुआ। 12 पुलिस अधिकारी शहीद हुए। 6 अप्रैल 2010 बस्तर का ताड़ मेटला इलाका 76 जवान शहीद हुए। 12 जुलाई 2009 राजनाथ गांव में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। 15 मार्च 2007 बीजापुर में हमला होता है। 55 जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन अब हमारे जवान इस तरह से शहीद नहीं होंगे, बल्कि नक्सलियों को सबक सिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सभी नक्सलियों का पोस्टमार्टम हो चुका है। 9 नक्सलियों के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिनमें शंकर राव के अलावा सुखलाल, श्रीकांत, रामशेला के भी नाम शामिल हैं।
नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, तारिणी भी नारायणी भी मैं शौर्यता का बखान हूँ। कोख में मैं पालती भीम सा बलवान हूँ, मैदानों में मात दूं मैं वीर पहलवान हूँ। दरअसल महिलाओं की वीरता पर इस तरह की कई लाइनें पहले लिखी जा चुकी हैं, मगर छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें हम सब ने महिलाओं को एक अलग ही चौंकाने वाला रूप देखा। मंगलवार को हुई मुठभेड़ में मारे जाने वाले 29 नक्सलियों में से 15 महिलाएं थीं, जिसमें ललिता नाम की नक्सली भी शामिल थी। यानी लाल आतंक को बढ़ावा देने में ये महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। लाल आतंक की लेडी विलन, महिला नक्सलियों के आतंक पर प्रहार। ममता नहीं, मौत की सौदागर महिलाएं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो ब्लर है, लेकिन ये तस्वीर आपको देखना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप जान पाएं कि ये वो लेडी नक्सली हैं जिन्होंने कई घरों को उजाड़ दिया, कई माँ से उनके बच्चे छीन उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ललिता नाम की नक्सली की है, लेकिन केवल ललिता ही एक महिला नक्सली नहीं थी, बल्कि इसके जैसी 14 और महिला नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया गया। एक ओर जहां महिलाएं सेना में पहुंचकर देश की रक्षा कर रही हैं, हवा में दुश्मन को मिटाने की तैयारी कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर ललिता जैसी नक्सली देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। खास बात यह है कि महिला होने के नाते इन पर शक करना आसान नहीं होता। ये साधारण महिलाओं की तरह जीवन जीती हैं, लेकिन इनके इरादे देश को बर्बाद करने वाले होते हैं। चुनावों के पहले कांकेर में हमले करने की प्लानिंग में पुरुष नक्सलियों से ज्यादा एक्टिव महिलाएं ही थीं, जिसका अंदाजा सुरक्षा बलों को भी था। यही कारण था कि लगातार महिला नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। 21 फरवरी 2024 को नक्सली मिलिशिया सदस्य सरिता और टिंगे मीना को पकड़ा गया। इन पर 10-10 हजार के इनाम थे। महिला नक्सली कितनी खतरनाक होती है वो महिला नक्सली कमांडर सोमली के हमलों से आप पता लगा सकते हैं। सोमली 55 जवानों की हत्या में शामिल थी। 2004 में बीजापुर में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। 2006 में बीजापुर में आईईडी विस्फोट किया। 2007 में रानी बोदली कैंप में हमला करने की घटना में शामिल थी। रानी बोदली कैंप हमले में 55 जवान शहीद हुए। छत्तीसगढ़ गठन के बाद नक्सलियों का बस्तर में ये सबसे बड़ा हमला था। 2008 में पुलिस पार्टी पर फायरिंग में सोमली शामिल रही। जनवरी में भी बीजापुर में 3 नक्सलियों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था, जिनमें 2 महिला नक्सली थी। यानी जिस देश में महिलाएं सारे विपरीत परिस्थितियों को तोड़ आगे बढ़ रही हैं, वहीं कुछ महिलाएं पैसों के लिए देश के अंदर अशांति पैदा कर रही हैं। जो महिलाएं नक्सली हमले में मारी गईं, उनमें ललिता के अलावा उत्तर बस्तर डिवीजन में एक्टिव नक्सली माधवी भी शामिल थी। मलाती रूपी और रंजिता नाम की महिला नक्सलियों के नाम भी इस मुठभेड़ में मारी गई महिलाओं में शामिल है। नक्सली हमले के बाद सियासत शुरू हो गई। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या सच में हमारे जवानों ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का जो बयान सामने आया, उसने न केवल इस नक्सली ऑपरेशन को राजनीतिक बना दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि सियासत में आप किसी भी बड़े सुरक्षा वाले मुद्दे पर भी बिना सोचे सवाल उठा सकते हैं और किसी भी बड़े ऑपरेशन की सफलता को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। शौर्य का हिसाब चाहिए। ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें फर्जी इनकाउंटर और फर्जी केस बनाए हैं। कई सबूतें मिल जाएंगी। जवानों को लगी गोली इनको फर्जी लगती है। जवानों पर राजनीति बंद करो। जवानों के अपमान को नहीं सहा जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों को नक्सल ऑपरेशन भी झूठा लगता है। सरकार को इसमें जांच करना चाहिए कि पूरे नक्सली हैं। मंगलवार को नक्सलियों का खात्मा कर रहे थे हमारे जवान। पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। मगर विपक्षियों को चुनावों में सिर्फ राजनीति चमकानी थी। ऐसी राजनीति जिसमें न केवल बीजेपी सरकार पर सवाल थे, बल्कि सुरक्षा बलों की घंटों की मेहनत को भी फर्जी बोला गया। इनके शासनकाल में यदि नक्सली घटना हुई और
उन्होंने नक्सलियों को पकड़ा या दबोचा, उससे भरमार बंदूक ही ये लोग जब्ती बनाते थे। हमारे शासनकाल में एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं हुई। मसला देश की आंतरिक सुरक्षा का था, इसलिए सरकार ने तुरंत ही भूपेश बघेल को जवाब दे दिया। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पहले यहीं बिलासपुर में कहा था झीरम के संदर्भ में, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम के सबूत तो मेरे जेब में रखे हैं, तो आज तक जेब ही में रखे हैं, वो निकालते क्यों नहीं? भूपेश बघेल मगर मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पुराने नक्सली ऑपरेशनों को भी फर्जी बताना शुरू कर दिया है। पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं विजय शर्मा कि पिछले 4 महीनों में आप लोगों ने जो बयान दिया है कि फर्जी मुठभेड़ है, तो उसका सबूत दे। उसके सबूत तो ग्रामीण जन ही दे रहे हैं। वो आगे शिकायत किए हैं, अब बोले तो उनके घर भिजवा देता हूँ। अब जब बोले वो लोग आए भी थे। ऐसे कितने ही प्रकरण हैं जिसमें फर्जी इनकाउंटर और फर्जी केस बनाए हैं, कई सबूतें मिल जाएंगी। जिस बस्तर में नक्सलियों का गढ़ है, वहां के कांग्रेस सांसद दीपक बैज भी ऑपरेशन की सफलता का क्रेडिट देने की जगह भूपेश बघेल के आरोपों का समर्थन दे रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान कहीं न कहीं संदेह को जन्म देता है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति हो, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस मुठभेड़ में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 29 के 29 पूरे नक्सली हैं या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं मारे गए। देश के आंतरिक मामले में ही नहीं, बल्कि जब जब भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्कों में जाकर भी अपना झंडा बुलंद किया, तो विपक्षियों ने उनको सराहना देने की जगह सवाल उठाए। 18 सितंबर 2016 उरी में आतंकी हमला हुआ। 29 सितंबर 2016 सेना ने पीओके में स्ट्राइक की। विपक्ष ने भारत की पीओके में हुई स्ट्राइक को उस वक्त फर्जी बताने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। जब जब इस तरह से सेना ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, तब तब विपक्ष ने इसी तरह से सेना का हौसला तोड़ने वाली बयानबाजी की। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। 26 फरवरी 2019 सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही थी। पाकिस्तान खुद भी भारत की कार्रवाई को मान रहा था, लेकिन राजनेता यहाँ भी मौन नहीं रहे। अब जिन नेताओं को लगता है कि वो ऐसे बयान देकर नक्सली ऑपरेशन में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, तो वो विस्तार न्यूज की ये रिपोर्ट देखें, जहां नक्सली ऑपरेशन के सबूत के ढेर आपको दिखेंगे। आपको वो कपड़े दिखेंगे जो नक्सली पहना करते थे। उनकी कॉपी, किताब, पेन ही नहीं बल्कि राशन तक आप देख सकेंगे। देखिए, आप वहाँ पर किताब, कॉपी, पेन भी रखी हुई है। ये देखिए, उसमें आप देख पा रहे होंगे किताब, कॉपी, पेन, एक बहुत बड़ा रजिस्टर भी रखा हुआ है। ये वो तमाम सामान है जो नक्सली ये अपने लिए प्रयोग करते थे। ये उन नक्सलियों के जूता चप्पल हैं जो कल नक्सली सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराए जा चुके हैं। आप देखिए, नक्सली जो है मच्छरदानी का भी प्रयोग करते थे। ये मच्छरदानी वो सोने के लिए अपने प्रयोग करते होंगे। ये देखिए टी-शर्ट है, और ये देखिए उनकी जो वर्दी है, ये बेल्ट नजर आ रहा है। ये बेल्ट जो है ठीक पुलिस बल के जवानों के जैसा ये बेल्ट नजर आ रहा है। जिनके लिए ये सबूत भी कम लगते हैं, तो उनको ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट भी देखनी चाहिए, जहां नक्सलियों के बिखरे सामान आपको नजर आ जाएंगे। विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए देश की सुरक्षा पर और देश के आंतरिक मामलों पर। संसद में सवाल पूछना चाहिए, मंचों से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सेना के शौर्य पर ही सीधे सवाल उठा देना कहां तक उचित है, इस पर नेताओं को खुद से सवाल जरूर करना चाहिए। विकास के मुद्दों पर राजनीति हो तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना ये ना नेताओं के लिए ठीक है और ना ही राजनीति के लिए। अब चलते हैं कुछ और खबरों की तरफ। आज देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में अयोध्या में पहली बार रामलला का सूर्याभिषेक भी किया गया। देश और दुनिया में फैले राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अद्भुत पल का साक्षी बनने से नहीं चुके। उन्होंने असम में जनसभा के बाद हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान अयोध्या में हुए रामलला के सूर्याभिषेक का अद्भुत नजारा देखा।
असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्त गाना। 500 साल बाद रामलला अपना जन्मोत्सव अपने घर में मना रहे थे। देश भर के लोग अपने प्रभु के एक नजारे को देखने के लिए उमड़ रहे थे, मानो सालों पुरानी उनकी इच्छा पूरी हो गई हो। बहुत उल्लास है जी, क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रश्न है और यहाँ मैं 14वीं बार आ रहा हूँ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी बार आ रहा हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम की जय। और यहाँ मैं सरयू घाट में दोनों दिन स्नान किया हूँ। आज स्नान करके लगा ही नहीं है कि रामनवमी के भीड़ में हूँ। अयोध्या में पहली बार रामलला का सूर्याभिषेक किया गया। 4 मिनट के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोग घंटों लाइन में लगकर इंतजार कर रहे थे। सूर्याभिषेक के लिए पंचामृत का इस्तेमाल किया गया। देश भर की कई नदियों के जल को भी सूर्याभिषेक के लिए प्रयोग में लाया गया। रामलला का जन्मोत्सव अयोध्या में मनाया जाए उसके पहले सालों तक भक्तों ने कोर्ट के चक्कर लगाए, मगर रामनवमी में जो रामलला की तस्वीर आई उसने लोगों को भावुक कर दिया। सिर पर सोने का मुकुट, हाथ में हीरे के कंगन, पन्ने की अंगूठी और माथे पर चंदन का तिलक, रामलला का ये श्रृंगार देखते ही बन रहा था। रामनवमी पर रामलला के खास वस्त्र दिल्ली से मंगवाए गए थे। अपने जन्मोत्सव में उन्होंने पीले रंग के साथ हल्के गुलाबी रंग के ये कपड़े पहने थे। कहा जाता है कि राम की मां कौशल्या ने भी प्रभु को जन्म के वक्त पीले कपड़े ही पहनाए थे। यही कारण है कि पीला प्रभु श्री राम को और भी मनमोहक बनाता है। प्रभु का सूर्याभिषेक हुआ तो रामलला के मंदिर बनवाने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नजारे को देखा। हालांकि वो अयोध्या नहीं पहुंच पाए, मगर असम के नलबाड़ी सभा से निकलते ही उन्होंने लाइव टीवी पर ही रामलला को कुछ इस अंदाज में प्रणाम किया। सूर्य देव को भी लाइव ही पीएम ने सिर झुककर प्रणाम किया। खास बात ये थी कि वो भले ही दर्शन आमने सामने ना हो, मगर पीएम की भक्ति में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने जूतों को साइड में उतारा और उसके बाद दर्शन किए, जो बताता है कि राम भक्तों में मोदी का नाम सबसे आगे है। और उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम के नाम पर जमकर सियासत हो रही है और वोट लेने की कोशिश भी साथ में चल रही है। तो उधर सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है कि राम राजनीति का नहीं, आस्था का विषय है। चुनाव प्रचार में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होता है वो होता है नेताओं के जोशीले भाषण और फिर उन पर होने वाले कटाक्ष। लेकिन आम जनता का ध्यान नेताओं के उन हेलीकॉप्टरों पर भी होता है जिन पर सवार होकर नेताजी उनके इलाके में वोट मांगने आते हैं। दरअसल छोटे बड़े शहरों में जब नेता हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो लोग नेता को छोड़ उस हेलीकॉप्टर को देखने लगते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेताओं के हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए पहुंचने का क्रेज अब 40% तक बढ़ गया है। नेता छोटी दूरी को तय करने के लिए भी 4 पहिया वाहन इस्तेमाल करने से अब बचने लगे हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टरों की उड़ान के दाम डबल हो गए हैं। चुनाव में हेलीकॉप्टर की इकोनॉमी क्या होती है, ये इस रिपोर्ट में समझिए। उड़ता प्रचार, हवा में नेताजी मांगे जनता का साथ, क्योंकि आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते नेताजी के। लोकसभा चुनाव है और आपके नेताजी के पैर हवा में हैं। वो अब तक इन बड़े मंचों पर पहुंचने के लिए बस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और कुछ मिनटों में ही घंटों का सफर तय कर प्रचार करने लगते हैं। आलम यह है कि इन लोकसभा में प्रचार करने वाले नेताओं ने चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर के दाम को डबल करवा दिया है। इन दिनों नेताओं की हवाई यात्रा 40% से ज्यादा बढ़ गई है। नेताओं के प्रचार ने इन विमान कंपनियों की चांदी करने का काम भी किया है। सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का किराया 90,000 तक होता है। चुनाव में 1.5 लाख से 1,70,000 तक किराया हो गया है। 2 इंजन हेलीकॉप्टर का किराया 1.5 लाख रुपए होता है और चुनावों में ये किराया 3.5 लाख तक पहुंच गया है।
नॉर्मली पंखे वाले जिनको कि टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट होकर के जेट, छोटे जेट, मिड साइज जेट, एडवांस जेट, ये सारे सब विमान जो हैं डे टू डे इलेक्शन कैंपेन में उपयोग में आते हैं। 5.5 लाख रुपए तक उनका किराया प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। इनमें से 70% हेलीकॉप्टर बीजेपी ने ही बुक किए हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में भी हेलीकॉप्टर का जमकर इस्तेमाल हुआ था। 2019 लोकसभा में बीजेपी ने 250 करोड़, कांग्रेस ने 126 करोड़, तृणमूल 35 करोड़ और आप ने 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भले ही इन चुनावों में सबसे ज्यादा हवाई यात्रा बीजेपी के नेता कर रहे हों, लेकिन इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने ही की थी। पहली बार जो हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था, इंदिरा जी ने एक G5 हेलीकॉप्टर लेके आया था। पुष्पक एविएशन एक कंपनी थी, कैप्टन राव, वो हेलीकॉप्टर पहली बार उपयोग किया गया था और उसके बाद से उसको बहुत सराहा भी गया और उपयोगी भी लोगों को जान पड़ा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हेलीकॉप्टर विमान आने लगे तो राजनेता सभी पार्टियों को इसको उपयोग करने लगे। हेलीकॉप्टर की सबसे ज्यादा मांग वाले राज्यों में सबसे ऊपर नाम यूपी का है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के नाम आते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए बीजेपी ने हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन के खर्च पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। एमपी में बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्जन भर प्लेन और हेलीकॉप्टर नेताओं के लिए बुक कराए थे, लेकिन साल 2024 के चुनाव में सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में वीआईपी कल्चर को दूर करने के साथ नेताओं को जनता के साथ और फील्ड पर मौजूद रहने की नसीहत दी है। देश में पहली बार इंदिरा गांधी ने हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया था। इसके बाद से लगातार देश में 20 सालों से लगातार हवाई दौरे नेताओं के जारी हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने हेलीकॉप्टर की जगह नेताओं को पथ सभाएं करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। आखिर ये बदलाव क्यों हुआ है? पार्टी ये चाहती है कि कार्यकर्ताओं के बीच में नेता जाएं, तो खासतौर पर जब कैलाश विजयवर्गीय का वो चर्चित बयान कि पार्टी ने तो उन्हें हेलीकॉप्टर से सभाएं करने के लिए कहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया, तो ना सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय बल्कि बीजेपी के कई नेता अब छोटे वाहनों से दौरे कर रहे हैं, छोटी सभाएं कर रहे हैं बजाय हेलीकॉप्टर के। हालांकि बीजेपी इसे आम कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ बनाने का जरिया बता रही है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी पार्टी है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता को लेके कमल निशान पर हम चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में अधिक से अधिक हमारी सभाएं, जनसभाएं रास्ते में हों, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नीति बनाई है और उसको हमने पथ सभाओं का नाम दिया है। भले ही एमपी में हवाई सेवा में बीजेपी कटौती कर रही हो, लेकिन इस साल बीजेपी का हवाई प्रचार खर्च 300 करोड़ के पार जा सकता है। देश में 450 चार्टर्ड एरोप्लेन हैं, वहीं 245 हेलीकॉप्टर हैं, जिनको चुनाव के दौरान किराए पर लिया जाता है। तो अब शो में वक्त हो गया है चलते चलते का। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में गहमा गहमी बरकरार है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता इन दिनों खूब व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन कुछ नेता वो भी हैं जो चुनाव से दूर तन्हाइयों में वक्त गुजार रहे हैं। हम आपको सियासत की एक वक्त में फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती की वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें वो इस चुनावी गहमा गहमी से दूर उत्तराखंड में गंगा किनारे भजन सुन रही हैं। अब सोचिए, जब बीजेपी 400 पार के नारे को लेकर इस चुनाव में उतरी है तो उमा जी इस सबसे दूर क्यों बैठी हैं? उमा जी की क्यों की जा रही उपेक्षा? इस राजनीति को भी समझना होगा। वैसे उमा भारती बेबाक नेता रही हैं। जब वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री थीं तो उनकी तुनक मिजाजी की सियासी हलकों में खूब चर्चा होती थी। उमा के इस अंदाज में आज भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन जो बदला है तो वो है वक्त। और वक्त की टेढ़ी नज़र ने सियासत की इस धुरंधर नेता में भी बहुत कुछ बदलाव लाकर किनारे तो कर ही दिया है।